ये है जी SRO 350 जो कि 7 मार्च 2024 को FPR ने इशू किया है। इसके मुताबिक अगर आप इंडिविजुअल हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या एक कंपनी है जिसका सिंगल मेंबर होता है अदर देन मैन्युफैक्चरर, और आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, इन 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं और आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो आपने क्या करना है, विद इन 30 डेज ऑफ इशूज ऑफ दिस SRO आपने अपनी बैलेंस शीट जो है वो FBR को रिपोर्ट करनी है इस SRO के मुताबिक। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो आपका जो सेल टैक्स की ऑनलाइन रिटर्न की फाइलिंग है वो ऑथराइजेशन चाहिए होगी उसको फाइल करने के लिए कमिश्नर साहब से। यानी जब तक आपको कमिश्नर साहब ऑथराइज नहीं करेंगे आपकी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो ऑनलाइन फाइल नहीं हो सकेगी। तो अगर आपने इस मुश्किल से बचना है तो आपने विद इन 30 डेज क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट FBR को सबमिट करानी है। सबमिट कराने का जो तरीका है अभी तक वो डिफाइन नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि इसको कैसे देना है, तो फिलहाल तो यानी यही तरीका लिया जा सकता है कि आपने हार्ड कॉपी फॉर्म में सबमिट करवानी होगी अपने जो टैक्स ऑफिस है उसमें जाके। हो सकता है आगे जाके कुछ ऑनलाइन जो मैकेनिज्म है वो दे दिया जाए, लेकिन फिलहाल ये कोई भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं आया हुआ। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अपनी बैलेंस शीट जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ और आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ताकि इसको हर कोई समझ सके और अपनी जो बैलेंस शीट है वो खुद बना सके। बैलेंस शीट जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बहुत आसानी से वो बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर महबूब और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने लगा हूँ बैलेंस शीट के बारे में, जो कि रिक्वायरमेंट है SRO 350 की, जो लॉन्च हुआ है 7 मार्च 2024 को, और इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने सबमिट करानी है अपनी बैलेंस शीट FBR को। तो बैलेंस शीट के बारे में आपको मैं आज गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से अपनी बैलेंस शीट है वो खुद बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है जी कि आप अपने सारे एसेट्स की वैल्यूएशन करें, जितने भी आपके पास एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एसेट्स यहाँ पे लिखे हैं कि आपके पास रैक्स हैं, इनको कैटेगराइज भी करना होता है कि ये फर्नीचर फिक्सचर्स में आता है, अदर इक्विपमेंट होंगे या व्हीकल्स होंगे या लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है आपके पास, ये सारे आपके पास एसेट्स हो सकते हैं। इस तरीके से आप उसकी लिस्टिंग बनाएं। ठीक है, लिस्टिंग में आप क्वांटिटी लिखें और डेट ऑफ परचेज भी लिखें और उसकी परचेज वैल्यू भी लिखें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी होती है। जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए ये रूल है कि आपने एक एसेट जो है वो जितना यूटिलाइज कर लिया है अपने बिजनेस में, एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि आप FPR पे फाइलिंग करते हैं। डेप्रिसिएशन की जो रेट्स हैं जी, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन है। जो थर्ड स्केड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और ये है थर्ड स्केड्यूल पार्ट 1, जिसमें डेप्रिसिएशन के जो रेट्स हैं वो डिफाइन किए हुए हैं कि किस कैटेगरी की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी होगी। बिल्डिंग जो है ऑल टाइप्स की 10% है, फर्नीचर फिक्सचर जो है 15% है, 30% है, और इस तरीके से बाकी रेट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से जाके इजीली देख सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन जो होती है ये यूटिलाइजेशन बेस के ऊपर होती है कि आपने एक एसेट जो है वो पूरे साल में जितने महीने यूज़ किया है उतने महीने या जितने डेज यूज़ किया है उतने डेज तक उसको आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं, और डेप्रिसिएशन जो होती है वो आप एज एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप एक्सेल में इस तरह लिस्टिंग बना लें और नेक्स्ट में इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जो रेट है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिए हुए हैं, उस हिसाब से ये आपकी एसेट्स की जो है वो लिस्टिंग बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी आपकी स्टॉक्स की वैल्यूएशन। स्टॉक्स की जो है वो इस तरीके से शीट बनाई जा सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सारे आइटम्स हैं और इनका ओपनिंग स्टॉक अगर कोई था तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, और इसी तरीके से परचेजेस जो इस साल में की हैं वो हम इसमें यहाँ पे मैंने बनाई हुई हैं, और इसी तरीके से जो सेल है वो सेल जो होती है वो हमने यहाँ पे चूंकि लेस करनी होती है कि क्वांटिटी जो आपके पास अवेलेबल थी उसमें से आपने सेल कर दी है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो आपके पास स्टॉक्स में रहती है, तो इसलिए हमने परचेज भी ले ली, इसी तरीके से सेल भी ले ली, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम ले लेंगे कि जैसे 25 जो हमने परचेज किया था, 10 हमने सेल कर दिया, तो रिमेनिंग स्टॉक जो रह गया वो 15 रह गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपने जो स्टॉक्स परचेज किए होंगे वो डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट टाइम में परचेज किए होंगे,
तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो उसकी वैल्यूएशन का तरीका है जी, आप उसकी एवरेज प्राइस ले लेंगे कि ये जो 15 क्वांटिटी रह गई है, ये 25 जो परचेज किए थे, इनकी एवरेज प्राइस क्या थी, और उसी की एवरेज प्राइस आप इस 15 जो रिमेनिंग क्वांटिटी है इसके लिए यूज करेंगे और अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है जी, आपने अपना जीएल बनाना होता है। जीएल बना लें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी, फॉर एग्जांपल आप हार्ड कॉपी में एक रजिस्टर की फॉर्म में अगर अपने रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, तो आप उसको एक्सेल में इस तरीके से आप कन्वर्ट करके जीएल बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सैम्पल जीएल बनाया हुआ है। जीएल होता है जी जनरल लेजर, कि यहाँ पे मैंने 1 जनवरी 2022, डेट कोई भी हो सकती है, वैसे सैंपल के तौर पे मैंने लिखी हुई है। केक परचेज किया, 25 क्वांटिटी थी, 100 प्राइस थी, और उसकी जो टोटल वैल्यू आ गई 25 आ गई। अब ये जो वैल्यूज हैं सारी यहाँ पे मैंने लिखी हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा नए बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको जनरल लेजर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे जितने कैश आ रहे हैं मैं इन कैश को एक्सक्लूड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक लिस्ट थी जो कि मैंने अपने रजिस्टर में या अपने हार्ड कॉपी फॉर्म में एक रजिस्टर बनाया हुआ था, वहां से देख के सारी मैंने एक्सेल में यहाँ पे लिख ली। इसको कॉपी करता हूँ मैं और एक नई शीट पे ले जाता हूँ। ये मेरी डेट है, तो इसको मैं डेट का फॉर्मेट दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे अब मेरी दो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है कि मेरी परचेजेस कौन सी हैं, या यानी एक्सपेंस कौन सा है और सेल कौन सी है। ठीक है, अब इसके साथ हमने जितनी भी परचेज होती है या सेल होती है, इसका जो सेकंड अकाउंट है, जो जनरल एंट्री बनती है डेबिट क्रेडिट की अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैश में होती है। जैसे परचेज मैंने की है तो परचेज मैंने कैश में की, तो कैश मेरा आउट हुआ, और परचेज मेरी इन हुई, यानी कैश मैंने दिया और चीज़ मैंने ली। तो ली जो है वो चीज़ तो वो इन हुई है, और जो कैश दिया है वो कैश आउट हुआ है। तो इसको मैं ये करूँगा कि इसमें मैं हर एंट्री के साथ एक ब्लैंक रो ऐड करूँगा, और इन ब्लैंक रोज के साथ मैं ब्लैंक रोज में मैं कैश का अकाउंट ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम में सीरियल नंबर दे दिया 1 2 3 4, और 24 तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया। सेम यही 1 2 3 4 आप कॉपी करें, और ब्लैंक रोज लास्ट जो आ रही थी इस पे रख के आप पेस्ट कर दें, ताकि आपकी ये जो 24 है ये डबल हो जाए, नीचे भी 24 आ गए, ऊपर भी 24 आ गए। ठीक हो गया, इसको मैं वैसे ही कोई नंबर दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ हेडिंग, और इसको आप फिल्टर करें। फिल्टर अप्लाई किया, फिल्टर अप्लाई करने के बाद इसको अगर आप यहाँ पे इसको नंबर्स को सॉर्ट कर दें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये यहाँ पे आपकी हर रो के साथ एक ब्लैंक रो ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने जितनी भी ब्लैंक रोज हैं इनमें क्या करना है, कैश ऐड करना है। तो ये इसको पेज डाउन किया, सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल जी, और स्पेशल में जाके आप यहाँ पे ब्लैंक सेल जो है उनको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट रहने दें, और सेलेक्ट इधर यहाँ पे आप कैश एंटर करें, कैश लिखें। लिखने के बाद यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करें और एंटर दबाएंगे, तो जितनी भी ब्लैंक रोज होंगी सब पे कैश ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये मेरी परचेज है, तो परचेज के नीचे मेरा ये सेकंड रो ब्लैंक जो है इसमें भी परचेज ऐड करना है। इसी तरह सेल है मेरी, तो इसके साथ जो ब्लैंक रो आई थी इसमें भी मैंने सेल ऐड करना है। तो वही काम हम करेंगे कि ये जितना भी लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी प्रेस किया, पेस्ट स्पेशल, और ब्लैंक को सेलेक्ट करें। इसके बाद आप यहाँ पे प्लस एंटर करें,
और जो ऊपर वाला सेल है उसको सिलेक्ट कर लें, यानी परचेज जो था मेरा इसको मैंने सिलेक्ट किया एंटर करके। इसको माउस को क्लिक करके भी कर सकते हैं, और जो एरो कीज होती हैं आपकी कीबोर्ड के ऊपर अप डाउन लेफ्ट राइट वाली, उनकी मदद से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल की प्रेस करके एंटर की प्रेस कर दें, तो हर जगह पे जैसे ये सेल था नीचे भी सेल ऐड हो गया, परचेज था तो परचेज ऐड हो गया, ये सारी एग्जैक्ट वही वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट होगी। ओके, अब इसके बाद हमने कैश का अकाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट करना है। फर्स्ट तो आपकी जितनी भी परचेजेस हैं, परचेजेस जो कि आपकी एक्सपेंस होती हैं, उसमें कैश आउट होता है, और गुड्स या जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे होते हैं वो इन होती है। तो यहाँ पे आप फिल्टर करें परचेज को, तो ये सिर्फ परचेज आपका विजिबल हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे सारी जो अमाउंट वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट किया हमने नीचे तक, वही काम करेंगे। कंट्रोल जी पे स्पेशल गो टू स्पेशल में जाके ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से हम प्लस या इज इक्वल आप एंटर करेंगे, और जो फर्स्ट सेल है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, माउस की मदद से भी कर सकते हैं या की मदद से करें, अप डाउन लेफ्ट राइट की मदद से, और कंट्रोल एंटर प्रेस करें। तो जितनी भी ब्लैंक वैल्यूज होंगी इनके साथ वैल्यू ऐड होगी। यहाँ पे हमने एक काम ये करना था कि चूंकि ये कैश आउट हो रहा है तो हमने इसको नेगेटिव करना था, तो इसको आप इज इक्वल के बजाय नेगेटिव के साथ करें, नेगेटिव, और इस सेल को रेफर किया और कंट्रोल एंटर। तो जितनी भी ये परचेजेस आ रही थी इनकी जो सेकंड वैल्यू कैश वाली है वो सारी नेगेटिव हो गई, यानी कैश आउट हुआ, और प्रोडक्ट जो हमने परचेज की वो इन हुई। तो ये हमारी एक डबल एंट्री जो है बन गई। अगर इसको आप सम चेक करेंगे तो ये सम इस पूरे का 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप आ गया जी हमारा, इसके बाद सेल है। सेल में क्या होता है कि हमारा कैश इन होता है और जो प्रोडक्ट है वो आउट होती है। तो हमने इसी तरीके से ब्लैंक सेल जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अब सेल चूंकि डेबिट होती है, सेल और कैश चूंकि डेबिट होता है, तो इज इक्वल प्रेस करके ऊपर सेल हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एंटर के साथ हमने डेबिट कर दिया। जितने भी कैश होंगे वो सारे डेबिट हो जाएंगे। ये हमारी एक डबल एंट्री बन जाएगी। सेल हमारी पॉजिटिव आ रही है, सेल को नेगेटिव होना चाहिए था, हम इसको बाद में नेगेटिव कर लेंगे। तो सेल हमारी जो नेगेटिव वैल्यू में होनी चाहिए, और जो उसके अगेंस्ट कैश अकाउंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये एक डबल एंट्री बन जाएगी। इसके बाद ऑनर्स इक्विटी है। ऑनर्स इक्विटी क्या है जी, जितने पैसे आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं वो आपकी इक्विटी है। तो उसको आप क्या करेंगे, ऑनर इक्विटी जो है वो नेगेटिव में होती है, इसको नेगेटिव करें, और यहाँ पे जो कैश है वो डेबिट होगा, कैश इन हुआ, और इक्विटी आपकी जो है वो क्रेडिट हुई। तो ये एक डबल एंट्री बन गई, डेबिट क्रेडिट हो गई। ओके, इसके बाद हम जी और क्या कराया गया, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जो है वो आपके डेबिट होते हैं, और कैश जो है वो क्रेडिट होता है। तो कैश को क्रेडिट करने के लिए आप नेगेटिव के साथ ये लिंक कर दें इनको, या वही काम कर सकते हैं आप कंट्रोल जी की से जाके जितनी भी ये वैल्यूज है इनको नेगेटिव कर लें। ये भी आपकी डबल एंट्री बन गई कि कैश अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो डेबिट हुए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल था, फ्रेट चार्जेस थे, स्टेशनरी है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई है, ट्यूबलाइट भी आपने रिप्लेस किया तो ये डेबिट हुए, और एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो गया। ओके, इसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होती हैं जी, ओनर्स अपने बिजनेस से जो पैसे निकालते हैं वो उनकी ड्राइंग्स कहलाती हैं, और ड्राइंग जो है ये आपकी जो शेयर कैपिटल होता है उससे नेट ऑफ होती हैं, उससे लेस होती हैं। तो ये इसमें क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपने कैश ही जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, तो कैश क्रेडिट होता है और ड्राइंग जो है वो डेबिट होता है। तो इस तरीके से आप इसको कैश को भी नेगेटिव कर देंगे, कैश चूंकि आपका आउट हुआ है। इसके बाद एसेट्स हैं। एसेट हमने यहाँ पे जीएल में नहीं लिखे हुए, एसेट्स को हम डायरेक्ट जो एसेट्स वाली शीट है उससे लिंक कर देंगे। तो ये काम करने के बाद क्या होता है जी, आपका एक जीएल बन जाता है कंप्लीट, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें एक मैंने हेल्पर कॉलम डाला है जिसमें मैंने जो नेगेटिव वैल्यू थी, जो सेल वैल्यू है, सेल है उसको यहाँ पे नेगेटिव किया है, और परचेज है यहाँ पे, तो ये परचेज जो है वो पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे मैंने एक इफ का फार्मूला यूज किया है कि अगर यहाँ पे ये ई कॉलम इसमें सेल लिखा हुआ है तो एच कॉलम में जो वैल्यू आ रही है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी वो वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो ये मेरा जो जीएल होगा ये इस तरीके से बन जाएगा। इस जीएल को बनाने के बाद ये एक पिवट लगाएं, और पिवट लगा के आप बना लीजिए अपना ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आपकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सम हो जाएंगी। जो कैश है वो 4,38,000 है टोटल। इसी तरह परचेजेज जो है वो 86,000 की हैं। सेल जो है आपकी 73,000 नेगेटिव है, सेल चूंकि नेगेटिव या क्रेडिट होती है। इसी तरह अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओनर इक्विटी जो है वो इतनी है, और एसेट जो है वो आपके ये हैं। तो ये आपका एक ट्रायल बैलेंस बन जाता है। इस ट्रायल बैलेंस से आपने बनाना होता है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने बनाया है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जी बनता है जी, सबसे पहले सेल होती है, ये सेल आ रही है, और ये जो सेल है ये सेल टैक्स वैल्यू इसमें नहीं आ रही होती, यानी सेल टैक्स के अलावा जो अमाउंट है ये वो लिखी हुई है, इसमें सेल टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सेल आ गया। उसके बाद आपने लेस करनी होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए सबसे पहले होता है जी आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में आप करते हैं परचेजेज होती हैं सबसे पहले, और परचेजेज में आप ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक।
दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आती है उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका जो एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वो आ जाता है। यानी यहाँ इस केस में 67,650 जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। उसके बाद आपका जी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इसको लेस करने के बाद आ जाता है जी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद होता है जी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स फॉर एग्जांपल हो सकता है जी, केबल का बिल हो सकता है जी, सिक्योरिटी चार्जेस, आप फॉर एग्जांपल शॉप वाले हैं और आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको आप मंथली पैसे कुछ पे करते हैं, तो वो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में आएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये जाता है जी बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट जो है वो इस तरीके से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इसके अलावा जी आपके कुछ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होंगे जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने डिपॉजिट किए कराए हुए हैं किसी को, ये सारे आपके एसेट्स हैं और ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कहलाते हैं। इसी तरह आपके बाद में आ जाते हैं जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आ गया जी स्टॉक्स। ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने वाटर सप्लाई वाली जो कंपनी है उसको आपने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। आपके डेटर्स हैं, आप उधार पे अगर किसी को कुछ चीज़ें देते हैं तो जितने भी आपके पैसे रिसीवेबल हैं वो सारे आपके यहाँ पे आएंगे। प्रीपेमेंट्स हैं, ऐसे खर्चे के जो आपने एडवांस में पे किए हुए हैं जो कि आपके 1 साल के लिए हैं, तो वो आपके प्रीपेमेंट्स में आती हैं। और ये उसके बाद आता है जी कैश एंड बैंक बैलेंस, कि कैश इन हैंड आपके पास कितना था बिजनेस के लिए, और आपका बैंक में जो बैंक बिजनेस बैंक है उसमें कितने पैसे हैं। तो ये इस तरीके से कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो दिखाया जाता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है जी, आप अपने जो कैश एंड बैंक बैलेंस है इसको ज़रूर उस बैंक अकाउंट जो आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है उससे ज़रूर टैली करें। इसका अगर आपने गलत लिख दिया तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं टोटल एसेट्स। ये जहाँ पे 2.6 मिलियन के टोटल एसेट्स आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है जी लाइबिलिटीज़ का। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले जो है ओनर्स इक्विटी आती है, क्रेडिट पार्ट बैलेंस शीट का। ऊपर जो 2.6 मिलियन है ये सारा डेबिट का टोटल है, और इसके बाद क्रेडिट का टोटल सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल आ गया। शेयर कैपिटल में से आप लेस करते हैं जी ओनर्स ड्राइंग, जो आपने बिजनेस के पैसे निकाले और पर्सनल यूज में आपने कंज्यूम किए वो ड्राइंग्स हैं। नेट आपका आ जाता है जी शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग है जी आपकी, कोई आपने पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो आपने विड्रॉ नहीं किया और आपने बिजनेस में ही उसको रखा हुआ है, तो उसको आप रिटेन अर्निंग में दिखाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस इस साल का जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये 17,895 जो आपका इस साल का लॉस था, जो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक होगा जी। उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, कोई 1 साल से ज़्यादा लंबे अरसे का कोई लोन आपने लिया हुआ है, तो ऐसा बैलेंस या ऐसी अमाउंट जो आपने 1 साल बाद पे करनी है वो आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो होगी। इसी तरीके से फिर नीचे आ जाता है ये करंट लाइबिलिटीज का पोर्शन, कि आपने 1 साल के अंदर अंदर जो लोन वापस करना हो वो आपका करंट पोर्शन होता है, वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, आप क्रेडिट पे माल उठाते हैं और आपने अपने जो सप्लायर्स हैं उनको पैसे देने हैं, तो उनके जितने भी अमाउंट्स होंगे वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसी तरीके से एक्रूवल्स हैं, कि आपका जो एक्सपेंस हो चुका है और आपने अभी तक वो पे नहीं किया एक्चुअली कैश में, बंदे को अदा नहीं किया, तो वो आपकी एक्रूवल्स होंगी। ये एक्सपेंसेस होंगे परचेजेस के अलावा। तो ये था जी एक क्विक ओवरव्यू बैलेंस शीट का, किस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। मैंने आसानी से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे उसके बारे में भी बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को कवर कर सकूं और आपको बेहतर तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका अलर्ट आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।